नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 10 जनवरी 2025 और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो यानी कि यह करंट अफेयर्स ना सिर्फ आपके यूपीएससी और आरओ के साथ यूपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी के सभी वनडे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहां पर हम लोग न सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को करते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे चीजों को करते हैं और कई सारे बिंदुओं पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके प्री प्लस मेंस और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ होमवर्क, कुछ टास्क देता हूं जो कि आपके लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं कई बार कहता हूं कि चाहे आप करंट अफेयर्स का मैटर पढ़ रहे हो या सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस पढ़ रहे हो, आपको रिवीजन हर हाल में करना है। यह बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस्पात मंत्रालय ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आप सभी लोग जानते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जिस तरीके से जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो अपने आप में हर फील्ड में यानी कि सभी फील्डों में, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर कोई अन्य फील्ड हो, वहां पर एआई के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा पिंग बुचरिंग स्कैम, अभी आप लोग जानते होंगे, इसको हमने आपको बताया था कि पिंग बुचरिंग स्कैम अर्थात निवेश घोटाला नाम से साइबर जो अपराध है वो जो है चलाया जा रहा है। अर्थात एक व्यक्ति आपको किसी कंपनी में निवेश करने के लिए कहेगा, आप वहां पर निवेश करेंगे और कुछ समय के पश्चात क्या होगा, जो निवेश कराने वाला जो व्यक्ति होता है वह कहीं भाग जाता है और आपका पैसा क्या होता है, डूब जाता है। इसी को बेसिकली अभी हाल ही में पिग बुचरिंग के नाम से या पिग बुचरिंग स्कैम के नाम से जो है इसको जाना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उनकी दरगाह पर अभी हर साल जो है उर्स का आयोजन किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ट्वीट करके इस पर जो है शुभकामनाएं प्रेषित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म की अगर बात करते हैं, किसके जन्म की बात करते हैं, अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की बात करते हैं तो उनका जन्म बेसिकली, इसको पॉइंट हटा दीजिएगा, 1141 ईस्वी में अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि जो सैंधो लिपि को पढ़ेगा, उसके अर्थ को समझाएगा, बेसिकली उसे $1 मिलियन अमेरिकी का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और हमने कल आपसे कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी लिपि के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। यह चैप्टर बेसिकली आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत मलेशिया की पहली सुरक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, अजीत डोभाल जी हैं भारत के, और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुसीरवान बिन जैनल अबिदीन ने की है। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 30 लाख से अधिक जो है कनेक्शन अभी प्रदान कर दिए गए। अभी हाल ही में डेटा आया था और इसलिए पीएम उज्ज्वला योजना जो है अभी चर्चाओं में रहा है। कल हमने आपको बताया था कि पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी और पीएम उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत कब हुई थी, यह भी हमने आपको बताया था। जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा फटाफट कि पीएम उज्ज्वला यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप इसका कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान 8 जनवरी 2025 को गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2024 के 8वें संस्करण का उद्घाटन इन्होंने किया। करेंगे क्या, पहले का हो गया है तो किन्होंने उद्घाटन किया इसका, ठीक है। इसके अलावा विवाह के दिन प्रतिदिन महंगे होने से कोंडा रेड्डी जनजाति अभी चर्चाओं में रही है। और कोंडा रेड्डी जनजाति ने क्या किया है कि जो महंगे होते विवाह प्रथा है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए या इससे जो है दूर हटने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को क्या की है, मान्यता दी है। यह भी चर्चाओं में रहा है। और तेलुगु जो ये जनजाति है, कोंडा रेड्डी जनजाति, इनकी जो मदर लैंग्वेज है बेसिकली वो क्या है, तेलुगु है, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया। अभी हाल ही में चर्चाओं में इंडोनेशिया रहा है। और ब्रिक्स जो कि 5 देशों का समूह है, यह अपने आप में आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, ठीक है, उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको याद होगा यूपीएससी 2024 क्रैश कोर्स हम लोगों ने कराया था, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था और वहां पर सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में हमने आपको बताया था। वह लेक्चर यदि आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपने नहीं लेक्चर देखा है तो WHO हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया,
ठीक है, जितने भी संगठन ब्रिक्स हो गए, आईएसए हो गया, सभी संगठनों के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिए। यहां से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं पहला, कि आज आपका टास्क यह है कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, क्या, जितने भी इंटरनेशनल, INTERNATION, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ORGANSATION, इन सभी के बारे में आप लोग क्या करिएगा, डिटेल्स में जो है जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब लास्ट डे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय जी हैं, और इनके बारे में आप लोग डिटेल्स में जो है जानकारी और भी एकत्रित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग आज के पहले करंट अफेयर्स के टॉपिक पर। टॉपिक क्या है कि अभी हाल ही में 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,80,000 लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हो गई। अब ये डेटा आपके सामने आया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसकी वजह से जो है इंसान मौत के जो है काल में समाहित हो जाता है। ठीक है, डेटा क्या कह रहा है, 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,80,000 लोगों की क्या हुई है, बेसिकली मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत बड़ा डेटा है अपने आप में। हालांकि इसमें काफी कुछ सुधार हुआ है। इस मामले में अगर मैं कहूं, नितिन गडकरी जी, ठीक है, वो एक बेहतर कार्य कर रहे हैं। वो ना सिर्फ सड़कों के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी कई सारे जो है प्रोग्राम पर वो काम कर रहे हैं, कई सारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनका काम बेसिकली काबिले तारीफ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, हेलमेट ना पहनने के कारण करीब 30,000 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि 66% मौतें 18 से लेकर के 34 आयु वर्ग के लोगों की हुई। देखो, यही ऐसा युवा वर्ग होता है जो अपने आप को 30 मार्क का समझता है, शक्तिमान समझता है, आर्यमान समझता है, जूनियर जी समझता है, और क्या समझता है, हैरी पॉटर समझता है अपने आप को, और अपने आप को एकदम बादशाह समझता है जब रोड पे चलता है। ध्यान रखिएगा कि आपकी जान सिर्फ आपके माता पिता के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान, आपकी धड़कन, आपके देश और समाज के लिए भी जरूरी होती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, तो कम से कम हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो। ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं डेटा, एज ग्रुप आप देख लीजिए 18 से 34 साल। यही वो ऐसा युवा वर्ग होता है अपने आप में जो अपने आप को बहुत बड़ा क्या समझता है, राजा समझता है कि भैया राज जो है, ये जो रोड है वो हमारी ही है। बस ये गलत बात होती है। हमेशा हेलमेट को आप लोग जो है लगा के चलिए, और यह ना सोचिए कि मुझे 1 किलोमीटर की दूरी पर जाना है, 2 किलोमीटर की दूरी पर जाना है तो मैं क्यों लगाऊं। ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट दरअसल कहीं भी किसी भी पल हो सकता है। इसलिए आप घर से अगर बाइक स्टार्ट करते हैं तो हेलमेट आप जरूर पहने, इससे कुछ घट नहीं जाता है। किसी को पीछे उठा करके उड़ाना चाहते हैं तो एक अलग केस हो गया, ठीक है, लेकिन अलग केस क्या हो गया, उस केस में भी भाई साहब आप तो बच जाओगे। हो सकता है आप जिसको बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हो वो इंसान चला जाए। ठीक है, तो प्लीज आप अपने जान के साथ किसी दूसरे का भी ख्याल रखा करें। चलिए, ठीक है। स्कूलों और कॉलेजों के सामने उचित व्यवस्था न होने के कारण करीब 10,000 बच्चों की जो है मृत्यु हो गई। यह भी आजकल स्कूल कॉलेज से जब बच्चे निकलते हैं तो वहां पर प्रबंध नहीं होता अच्छे तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करने का। वहां पर भी ऐसे मामलों में भी 10,000 बच्चों की जो है क्या हुई है, मौत हो गई है। यह भी आपके सामने डेटा लिया है। इसके अलावा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की गई है। आप जानते होंगे इस योजना के तहत सरकार दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सहायता भी प्रदान करेगी, और हिट एंड रन मामलों में मृतकों को लगभग 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। हिट एंड रन मामला चर्चाओं में आप कुछ दिन पहले रहा है। हिट एंड रन क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति जो है गाड़ी चलाने वाला आपका एक्सीडेंट करता है, वो आपको बचाने के बजाय आपको टक्कर मार के गिरा करके भाग जाता है। हिट एंड रन मामला, और इस पर जो है चर्चा बहुत थी कि इस मामले में जो है जो कैद वैद की सजा बढ़ा दी गई थी। बहुत सारे जो है इस पे जो है बवाल हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे। तो हिट एंड रन मामला अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी आपकी द्वारा किसी जाने अनजाने से अगर आपकी द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कोशिश यही करें कि कम से कम जो है उसको हॉस्पिटल जरूर पहुंचा दें, या फिर एम्बुलेंस को कॉल जरूर कर दें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब आप इसी पर आधारित एक प्रश्न है आपके सामने कि सड़क दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा या से कथन सही हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में करीब 1,80,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल सही बात है। और हिट एंड रन मामलों में मृतकों को लगभग 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। देखो, अब यह प्रश्न ऐसा है कि इसमें कोई फैक्चुअल डेटा आपके सामने नहीं है। एक रिपोर्ट आई, डेटा आया, उस डेटा के आधार पर यह प्रश्न बन गया। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर आप लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि सर पेपर बहुत अलग बन गया। डेटा आया, गवर्नमेंट ने रिलीज किया, लेकिन आपने उस डेटा को क्या किया, पढ़ा नहीं, इसको आपने स्किप कर दिया। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो भी डेटा रिलीज होता है, जो भी रिपोर्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट के द्वारा, आप उन सभी रिपोर्ट्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई डेटा स्पेसिफिक नहीं दिया है, मतलब कोई फैक्चुअल डेटा नहीं लिया हुआ है, बल्कि रिपोर्ट पर आधारित कुछ बातें लिखी गई प्रश्नों के रूप में, वही आपके सामने दिया गया है। तो इसमें 1 और 2 क्या है, दोनों सही है, यानी कि ए ऑप्शन और एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, यानी कि कहां पर हो जाएगा ये 1 और 2, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, सी इज द राइट आंसर। ओके, अब दूसरा टॉपिक है भारतीय अमेरिकी, ठीक है, कौन, कन्नन श्रीनिवासन और जे सिंह। ये भी दो व्यक्ति जो है क्या है, चर्चाओं में रहे हैं। चर्चाओं में क्यों रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की वर्जीनिया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो विशेष चुनाव में क्या हुए, निर्वाचित हो गए हैं। ठीक है, तो अमेरिका में दो भारतीय अमेरिकी, कौन, कन्नन श्रीनिवासन जिनका नाम याद रखिएगा, और जे सिंह वर्जीनिया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हुए विशेष चुनाव में निर्वाचित हो गए हैं। इसीलिए ये दो भारतीय बेसिकली अभी क्या है, अमेरिका में चर्चाओं में, आपके देश में भी चर्चाओं में रहे हैं। ठीक है, श्रीनिवासन को राज्य की सीनेट के लिए चुना गया है, जबकि सिंह को, कौन सिंह, जे सिंह को, जे सिंह राज्य प्रतिनिधि सभा के लिए चुने गए हैं। यह पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु में पले बड़े श्रीनिवासन अमेरिका जाने से पूर्व भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, यानी कि सीईए के पद पे थे। ठीक है, तो अब बाद में अमेरिका गए और वहां पर इन्होंने ये खिताब जो है अपने आप में इनके नाम हो गया। ठीक है, चलिए श्रीनिवासन की बात करते हैं। श्रीनिवासन 2003 में वर्जीनिया हाउस के लिए चुने गए तथा राज्य सीनेट में एक अन्य भारतीय अमेरिकी हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी भी हैं, इनका नाम भी जो है लिया जाता है, इनका भी नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, वर्जीनिया में जन्मे जे सिंह पगड़ी पहनने वाले अमेरिका के संभवतः पहले विधायक हैं। हालांकि अन्य सिंह भी चुने गए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये पहले विधायक हैं। दूसरा, जे सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के अधीन व्हाइट हाउस में प्रबंधन और बजट कार्यालय में भी काम किया है। जे सिंह वहां पहले से रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बोलिविया में पीस कोर स्वयंसेवक और अमेरिकी सीनेट के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। तो ये दोनों व्यक्तियों के बारे में यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े पद पर जब कोई व्यक्ति जाता है भारतीय, तो निश्चित तौर पर भारत की तारीफ की जाती है और ऐसे में भारत का वर्चस्व जो है स्थापित होता है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका की वर्जीनिया की स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हुए विशेष चुनाव में निर्वाचित हुए। कौन चुनाव हुए, कौन चुना गया, अमित राजपूत, रमेश कुलकर्णी, कन्नन श्रीनिवासन या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल सा उत्तर है जो है, कौन, कन्नन श्रीनिवासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, कन्नन श्रीनिवासन प्लस जे सिंह दोनों। लेकिन चूंकि जे सिंह ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको लगा दीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े, चलो, सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो टॉपिक नंबर 3 आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री कौन, मोहम्मद घासन मौमून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय क्या की है, अभी बैठक की है। और मालदीव आप जानते हैं चर्चाओं में रहा है, कुछ टाइम पहले और चर्चाओं में रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काफी ज्यादा इससे विवाद भी हुआ था, आप सब लोग जानते होंगे। मालदीव आप लोग घूमने भी जाते होंगे, बहुत सारे लोगों का सपना होता होगा शादी से पहले, हालांकि शादी के बाद घूमने वालों का सपना ज्यादा रहता है। ठीक है, चलो नंबर 1, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है। दोनों मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित क्या क्या द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा की है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में मालदीव के रक्षा मंत्री भारत की 3 दिन की यात्रा पर जो है आए हुए थे। और मालदीव जो है निश्चित तौर पर भारत का पड़ोसी जो है द्वीपीय देश है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहां पर जो है दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इस मामले में जो है आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में। ठीक है, मालदीव भारत की पड़ोसी प्रथम नीति यानी कि फर्स्ट जो लुक एट नीति है उसमें एक विशेष स्थान रखता है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, कहां पर, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि लाना है। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप जानते होंगे हिंद महासागर भारत के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस समय वर्तमान समय हिंद महासागर भारत के लिए न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि अति महत्वपूर्ण होते हुए हिंद महासागर में बेसिकली क्या हो रहा है, भारत का प्रभुत्व जो है क्या हो रहा है, स्थापित हो रहा है। यहां पर आप जो है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर को देख पा रहे होंगे। और यहां पे आपका सुंदर सा क्या है, प्यारा सा मालदीव है। और ये हो गया आपका इंडिया। यहां से बैठे और सीधे यहां पर उड़ान भरिए और सीधे पहुंच जाइए कहां पर, मालदीव में। ठीक है, मालदीव भाई साहब तभी जान पाओगे ना जब पढ़ोगे लिखोगे, नहीं तो सपने बुनते रह जाओगे, फला मिल जाएंगे और मालदीव चले जाएंगे, कहूं नहीं जा पाओगे। सही तरह प्रयागराज महाकुंभ भी नहीं जा पाओगे भाई साहब। ठीक है, पैसा नहीं रहेगा ना तो कुंभ भी नहीं जा पाओगे महाकुंभ। ठीक है, इसलिए पढ़ लो, ठीक है, काम आएगा। चलिए मालदीव के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं हम लोग। मैं सही कह रहा हूं, आपके सपने रह जाएंगे। सपनों को जीना नहीं चाहिए, सपने देखने नहीं चाहिए, बल्कि सपने को पूरा करने के लिए जो कार्य होता है उस कार्य को करने चाहिए। सपने देखिए नहीं, सपने
को प्राप्त करने की जो मेहनत करनी चाहिए उसको करिए आप, ठीक है। देखिएगा फिर मालदीव में नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कंट्री को आप घूम सकते हैं, लेकिन जज्बा अभी से आपके भीतर होना चाहिए। इसलिए खूब पढ़ो, खूब एनर्जेटिक तरीके से पढ़ो, सकारात्मक रह के पढ़ो, अनर्गल और अनवांटेड चीजों से क्या रहो, दूर रहो। किसी के साथ रहो लेकिन कम से कम उस व्यक्ति के साथ में रहो जो आपका वास्तव में क्या करे, सपोर्ट कर सके। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। रिश्ते खराब नहीं होते हैं, शर्त इतनी सी होती है उन रिश्ते में मिठास और सम्मान और सौहार्द बना रहना चाहिए, ठीक है, जिसे टाइम ना वेस्ट हो। चलिए मालदीव के बारे में बात करते हैं। राजधानी क्या है, माले है, करेंसी मालदीवी रुपया है, और मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित क्या है, एक द्वीपीय देश है। सिंपल सी बात है। मालदीव कहां पर है, हिंद महासागर में है, या कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मैप में, ठीक है। इसके अलावा प्रवालों के लिए बेसिकली ये फेमस है, प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है से बना हुआ है। यह लक्षद्वीप सागर में क्या है, अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आधारित प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक आपको बताना है जो सही नहीं है। कौन सा नहीं सही है, पहला ऑप्शन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की है। बिल्कुल सही बात है, की है, सही उत्तर हो गया। मालदीव की राजधानी माले है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। मालदीव की करेंसी मालदीवी रुपया है, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री की बैठक जनवरी के प्रथम सप्ताह में लखनऊ में आयोजित की गई। ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं भाई साहब, दिल्ली में की गई है। लखनऊ इज द रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है, तो क्या नहीं सही है, यही हमने क्रॉस चिन्ह लगाया है, यानी कि यही नहीं सही, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही बात, डी वाला आंसर। अब टॉपिक नंबर आपके सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहां पर कहता हूं कि जितने प्रश्न मैं आपको यहां पर कराता हूं, जितने टॉपिक कराता हूं, वो सभी के सभी टॉपिक क्या होते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कल से मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने आपके टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर मेंस के लिए कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वह भी मैं यहां पर क्या किया करूंगा, मेंशन कर दिया करूंगा। तो यानी कि क्या रहा करेगा, एक दिन में आपके 10 प्रश्न और एक प्रश्न जो मैं उत्तर आपको लिखने के लिए देता हूं वो 10, यानी अगर हम हो सकता है उसको हटा देंगे तो कम से कम 10 टॉपिक, 10 आपके जो है प्रैक्टिस करने के लिए प्रश्न। ये दोनों लगभग जरूरी नहीं रहेगा कि सभी दिन सभी टॉपिक से प्रश्न बने, लेकिन लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको जो है मिल जाया करेंगे। किसी किसी दिन 10 के 10 भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट करंट ओरिएंटेड आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 4-5 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे, जिसकी प्रैक्टिस आप अपने घर पे कर सकते हैं। यह भी कल से हमारा जो है एक नया इनिशिएटिव रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए न्यूज मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है अभी सम्मेलन हो रहा है। हाल ही में युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। यदि आप गांधी को पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, तो यकीनन आपको पता होगा कि 9 जनवरी का संबंध किससे है, राइट। चलिए, इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे, यानी भारत आए थे। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी के द्वारा जो है उनके दिमाग की उपज है, यानी कि उनकी देन है, आप यूं कह सकते हैं। किसकी उपज है, जो है ये आपके स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी जी की, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, 28वां युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 के मध्य में हो रहा है। ये देखो, ये स्थान उड़ीसा का भुवनेश्वर स्थान, और डेट 8 से लेकर के बेसिकली आपका 10 जनवरी 2025, ये दोनों डेटा आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और कौन सा ये सम्मेलन हो रहा है, 28वां युवा प्रवासी, कौन सा 28वां, यह भी आपको क्या करना है, यह भी आपको डेटा याद रखना है कि 28वां युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है हो रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिनिदाद और टोबैको की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कैंगुल सम्मेलन की मुख्य अतिथि होंगे, यह भी आपके लिए जरूरी है। और थीम क्या है इस बार की, थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। यह भी फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को भी आप लोग क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस वाले फैक्ट को, 4 नंबर फैक्ट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यह भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। दूसरा, पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। कूट के फॉर्म में आपसे प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इसको भी आपको नोट डाउन करना है। 7वां नंबर,
प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रवासियों के महत्व को समझते हुए भारत के विकास में उनको क्या करना है, शामिल करना है। ये इसका मोटो है, यानी कि इसका उद्देश्य है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी पर आधारित हमारे सामने एक प्रश्न दिखाई देगा। प्रश्न क्या है कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कौन सा या से कथन सही नहीं है। देखो, सही नहीं पूछा है, मैंने कई बार इसको मैं आपको बताता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि कौन सा सही नहीं है, यह आपको जानना क्या है, बहुत जरूरी है। राइट, चलिए पहला, प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा 9 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यही होगा। और पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2005 में मनाया गया था। क्या यह पॉइंट सही है? नहीं भाई, पहला प्रवासी भारतीय दिवस बेसिकली 2003 में मनाया गया था। इस हिसाब से जो दूसरा वाला कथन क्या है, हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये तो सही हो जाएगा, तो केवल 2। तो अब क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है। अब यहां पर देखो कूट में कौन सा केवल 2 है, तो बी वाला केवल 2 वाला सही हो जाएगा आपका, यानी कि बी इज द आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पर आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। श्री वी नारायणन अभी चर्चाओं में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि अभी हाल ही में केंद्र द्वारा ये जो भी श्री वी नारायणन हैं, इनको क्या किया गया है, इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि 14 जनवरी 2025 से क्या करेंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ठीक है, 14 जैन से ये अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और किसका स्थान ग्रहण करेंगे? सोमनाथ जी का स्थान ग्रहण करेंगे। एक लंबे समय से सोमनाथ जी इसरो के अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे। ठीक है, और इसरो के बारे में कई सारी जानकारियां आपको एकत्रित होनी चाहिए। और इसरो ने अभी हाल फिलहाल में कौन कौन से जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो कि आप एग्जाम के लिए जरूरी है, उन सभी चीजों के बारे में भी आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। कई बार इसरो पर टिप्पणी लिखने के लिए भी, यानी कि शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसके, कि केंद्र ने श्री वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव भी नियुक्त किया है। यह भी आपको फैक्ट जो है क्या करना है, याद रखना है। ओके, दूसरा, वह 14 जनवरी को कार्यभार ग्रहण करेंगे, यानी कि जिस दिन आपका बेसिकली मकर संक्रांति होगा। ठीक है, चलिए खिचड़ी जिस दिन कहते हैं, किसी पर कहीं कहीं पर जो है इसको बोलते हैं खिचड़ी का त्यौहार। ठीक है, यहां पर खिचड़ी खाई जाती है, पता नहीं क्या रहता है उस दिन, खिचड़ी बड़ी टेस्टी लगती है भाई साहब, मुझे तो लगती है, आप लोग को पता नहीं। वे इसरो के मौजूदा अध्यक्ष एस सोमनाथ का स्थान लेंगे, ध्यान रखिएगा। और बी नारायण जो है अभी केरल के वालियामला में इसरो के द्रव प्रलोदन प्रणाली केंद्र LPSC के निदेशक हैं। ठीक है, ये मतलब इनके बारे में दिया गया कि अभी फिलहाल किस पद पर हैं। 14 जनवरी को तो ये अपना पद ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रलोदन क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक के रूप में उन्हें लगभग 4 दशकों का लंबा अनुभव है और वे रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रलोदन विशेषज्ञ भी हैं। 1994 में इसरो में उनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब इसरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं इन शॉर्ट इसरो, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है। यह भी आप जानते होंगे। और बेंगलुरु से याद आया, बेंगलुरु को बेसिकली ये बेंगलुरु गलत लिखा हुआ है, इसको सही लिख दीजिएगा, बंगलौर लिखा हो गया है। ठीक है, बेंगलोर भी बोलते हैं लेकिन बेंगलुरु कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बेंगलुरु कर दीजिएगा, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर भी बोलते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं है। ठीक है, और बेंगलोर को बेसिकली क्या कहते हैं, साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर साइंस का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। आपके भाई बहन अगर कोई साइंस में अगर IISC शायद बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऐसा कुछ करके बोलते हैं, वो इंस्टीट्यूट भी वहीं पर है, बहुत अच्छा फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो IT का हब भी कहा जाता है बेंगलुरु को, है ना, साइंस सिटी के नाम से फेमस है। संस्थान का मुख्य कार्यों में भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीक उपलब्ध कराना और उपग्रहों, प्रमोचक यानों, साउंडिंग रॉकेटों और भू प्रणालियों का विकास करना भी बेसिकली इसरो के कार्यों में क्या है, शामिल है अपने आप में। तो बड़े, और वर्ष 2024 इसरो के लिए निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी वाला रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे। 2023 और 2024 आल्सो बोथ। ठीक है, इसके अलावा 1962 में एक समिति जिसका नाम अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, परंतु 15 अगस्त 1969 को यानी कि 1969 को एक संगठन के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे वर्तमान नाम यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो कह करके बुलाया जाने लगा। इसरो के बारे में एक चीज देख लीजिए कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट
19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि बाद में ये क्या हुआ था, 10-15 दिन के बाद जो ये फेल हो गया था, लेकिन फिर भी अपने आप में भारत के लिए बड़ी उपलब्धि थी। अब आप सोचिए कि 1975 की बाद से मतलब जो है लगभग 50 सालों में इसरो ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी। अगर हम एक लंबे समय तक गुलाम अगर नहीं होते तो शायद देश हमारा बहुत आगे जाता। और कई सारे रिसर्च पर जिस पर हमारा पेटेंट नहीं है, हमारी खोजों को अलग अलग जो है लोगों ने अपने नाम पेटेंट करा लिया। यह हमारे लोगों की मक्कारी कह लीजिए या जो है देशद्रोह कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं ना कहीं हमारी बड़ी कमी रही कि जिसकी वजह से हमने अपनी चीज़ों पर खोज ना करके या हमारी चीज़ों को किसी और ने रिसर्च करके जो है अपने नाम उसको पेटेंट कर लिया, चाहे वो प्लेन बनाने की तकनीकी हो या किसी मिसाइल बनाने की तकनीक हो या कुछ भी रहा हो। ठीक है, खैर क्या किया जाए इस पर। नेक्स्ट है, अब इस प्रकार का प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब चूंकि इसरो चर्चाओं में रहा है तो कुछ ना कुछ प्रश्न इस प्रकार से पूछ लेगा। कैसा पूछेगा कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो यह संस्था है और उनके अध्यक्षों के नाम लिखे हैं। तो इसरो कौन सा युग्म सही नहीं है यह पूछा है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन, बिल्कुल सही बात है, अभी चुने गए हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, आप जानते होंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, कौन? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन, बिल्कुल यह भी सही बात है। डीआरडीओ के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, बिल्कुल नहीं, गलत ऑप्शन है आपका ये। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? दूसरे हैं, ये तो अभी इसरो के नया जो इसरो के यहाँ ये अध्यक्ष हैं, इनकी जगह पर जो है ये बी नारायण भी 14 जनवरी को स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए सभी जो है जितने भी संगठन होते हैं उन सभी संगठनों के अध्यक्षों के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि बी वाला क्या है? गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन अभी किया जा रहा है, आप सभी लोग जानते होंगे और इससे परिचित भी होंगे, यानी कि 14 जनवरी से होगी इसकी शुरुआत। मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु, भारत 14 जनवरी से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव इंडोर हॉल में शुरू होने वाले इंडिया ओपन सुपर 75 यानी कि 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अब तक के सबसे बड़े दल के साथ भाग लेने के लिए क्या है? रेडी है, तैयार है। दल में कौन कौन होगा? स्टार शटलर लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भी जो है इस दल में क्या है? शामिल है अपने यहां पे। और दिल्ली वाले जो है चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, 3 पुरुष एकल, 4 महिला एकल, 2 पुरुष युगल, 8 महिला युगल, 4 मिश्रित युगल जोड़ियां सहित कुल 21 भारतीय खिलाड़ी जो है इस टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसन एनसेएंग और दुनिया की नंबर 1 सी यूकी जैसी अन्य अंतरराष्ट्रीय स्टार शटलर भी इसमें क्या होंगे? बेसिकली शामिल हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या जानना जरूरी था। अब इस पर प्रश्न है आपके सामने कि इंडिया ओपन सुपर 75 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर हो रहा है? चुपचाप से आप आंसर दे देंगे, नई दिल्ली में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई लॉक लपेट इसमें है ही नहीं, इस प्रश्न में तो सीधा सा सपाट सा इसका क्या है? प्रश्न है अपने आप में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहादुर सिंह सागू ये भी अभी चर्चाओं में रहे हैं। ठीक है, बहादुर सिंह सागू चर्चाओं में रहे हैं। तो पुरुष शॉट पुट में एशियाई खेल विजेता बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस पर आप नजर नहीं डालते हैं और ऐसे प्रश्न जो है देखकर क्या फक्के बक्के हो जाते हैं। तो चंडीगढ़ में शुरू हुई महासंघ की 2 दिन की वार्षिक आम बैठक में बेसिकली इसकी घोषणा कर दी गई है। वह निवर्तमान अध्यक्ष कौन? आदिल सुमरीवाला का स्थान ग्रहण करेंगे। ऐसा फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब किसी संगठन में किसी नए अध्यक्ष या सीईओ की नियुक्ति होती है तो बेसिकली वो किसका स्थान ग्रहण करेंगे उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लेते हैं। तो यह नाम भी आपको बेसिकली याद रहना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। ओके, चलें आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, अब इस पर आधारित एक सिंपल सा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आदिल सुमरीवाला, बहादुर सिंह सागू, अमरजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सीधा सा, बहुत ही सुंदर सा इसका आंसर है कि बहादुर सिंह सागू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। अब 8वां है, पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जो है अभी जारी की गई है। चर्चाओं में रही है, आप जानते होंगे।
तो भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन जो कि चर्चाओं में स्थिर रहता है और सरकार स्थानीय सुशासन को सुदृढ़ और सशक्त करने के लिए कई सारे प्रोग्रामों को चलाती है। तो भारत में ग्रामीण स्थानीय सुशासन को और मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के तहत पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राज्य मंत्री कौन जो है ये जो एसपी सिंह बघेल हैं, इन्होंने 9 जनवरी 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी कि IIPA नई दिल्ली में व्यापक स्थानांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जारी करेंगे, यानी कि जारी कर दिया है बेसिकली 9 जनवरी, तो आपका है ही है। ठीक है, चलिए राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति यानी कि एक निर्देशात्मक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्षक वाली यह रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं को क्या है सशक्त जो है बनाना है और 73वें संवैधानिक संशोधन के स्थानीय सुशासन के दृष्टिकोण को सरकार की दिशा में बहस की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये 73 अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन, इसके बारे में आपको पढ़ना अच्छे से डिटेल्स में, ये आपका क्या है होमवर्क है, टास्क है आपका। ठीक है, तो ये आपका 72 अमेंडमेंट, 72, 72वां, 73वां और 74वां, ये चार के चारों जो है आपको जो है क्या है पढ़ना है, आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, और जो आपके बुक में जो है जो सिलेबस दिया गया है कौन सा पंचायती राज का चैप्टर जो दिया गया है, ठीक है, उसमें आपको पढ़नी चीजों को, जिसमें जो अलग अलग समितियां बनी है पंचायतों के लिए, बलवंतराय मेहता समिति हो गया, LM संघवी समिति हो गया, GV राव समिति हो गया, इन समितियों को किसके लिए बनाया गया था, इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट किया, इनकी क्या क्या रिकमेंडेशन थी, इनका मिलान आ जाता है, इनके बारे में पूछ लेता है। और इसके अलावा जो 73, 74, 72 अमेंडमेंट है, इनके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां से पंचायतों से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पंचायतें किस पर नियम बना सकती हैं, नहीं बना सकती हैं, नगर पालिकाएं, छावनी परिषदें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत जो है जरूरी है। इन सभी पॉइंट को भाई साहब नोट कर लो, चुपचाप बैठे मत रहो प्लीज। ठीक है, मैंने क्या बोला, पंचायतें हो गई, पंचायतों के अलावा नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, छावनी परिषदें हो गई, क्षेत्रीय परिषदें हो गई, यह सब आपके एग्जाम में क्या होता है अक्सर पूछा जाता है। तो प्लीज इन सभी को आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यह सूचकांक विशेष रूप से मूल्यांकन करता है कि पंचायतें स्वतंत्र निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए कितनी स्वतंत्र हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 243G की सच्ची भावना को क्या करता है, दोहराता है। आप कहेंगे सर 243G क्या है, तो नोट है इसमें लिख दिया हमने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के तहत राज्य विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिनसे वह स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम कर सकें। इसके तहत पंचायतों को यह काम सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल चाहे तो पंचायतों को जो है थोड़ा सा शक्ति और दे सकता है। ठीक है, अलग अलग कार्यों को करने के लिए। कितने विषय शामिल है पंचायतों में, किनके पर वो कानून बना सकती हैं, याद है आपको 28 विषय, 29 विषय कितने हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताओ वह विषय कौन कौन से हैं। और वो जो लिस्टिंग दी गई है ना, इस विषय पर काम कर सकते हैं पंचायत, वह विषय भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पॉलिटी वाली बुक में, लक्ष्मीकांत वाली बुक में अच्छे से दे रखा है, उसमें पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, चलो अब प्रश्न है इस पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 जारी की गई। अब देखो ये रिपोर्ट आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे संभवतः। अब ऐसा प्रश्न पूछ लेगा तो आप कहोगे अरे सर कहां से पूछ लिया सर, कभी नहीं पूछा था। अब आप क्योंकि नोटिस नहीं करते हो प्रश्नों को, इसलिए गलत करके चले जाते हो, इसलिए कोई भी चीज चर्चाओं में रखकर इस पर ध्यान जरूर दिया करिए आप लोग। ठीक है, तो ये किसने जारी की रिपोर्ट, एसपी सिंह बघेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ना अमित शाह ने की, ना इन्होंने की, ना इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आपके सामने टॉपिक नंबर कौन सा आ जाएगा, 9। IBD इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जो है सहमति पत्र पर क्या कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिया, इसलिए चर्चाओं में है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया को कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग कौन, IBD इंडिया AI ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने और विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में सहमति पर जो है इनके साथ सहमति दर्ज कर दी है अपनी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, यही पॉइंट आप एग्जाम में पूछ लेगा कि बताओ जो है ये जो अभी हाल ही में जो इंडिया आई है, सॉरी IBD है, इसने किसके साथ समझौता जो है किया है AI के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो भली भांति आप लोग परिचित ही होंगे। इस बारे में ये गलत लिखा हुआ है,
हाँ, इस बारे में हुए समझौते के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट और इंडिया एआई 2026 तक छात्रों, शिक्षकों, निर्माण संस्थाओं, सरकारी अधिकारियों और महिला उद्यमियों सहित 5 लाख व्यक्तियों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, यानी कि ये इनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसीलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। जो योजना एक बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर लोगों की सोच और कुछ नया जो है उनके भीतर इनोवेशन करने के लिए बोले, ऐसी योजनाएं क्या होती हैं आपके लिए जरूरी होती हैं। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है कि डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंतर्गत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग आईबीडी इंडिया एआई ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और विकसित करने के लिए किसके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न देखो कितना बड़ा लग रहा है। अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, इस प्रश्न को, टॉपिक नहीं पढ़े रहोगे, तो आपके लिए लगेगा यार खूंखार टाइप का प्रश्न है, एकदम डेंजरस प्रश्न है, कितना बड़ा है, लेकिन उत्तर बहुत आसान है भाई साहब। ठीक है, आईबीडी ने जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एआई के लिए समझौता किया है, बस बात खत्म हो गई। और ये दोनों मिलकर के बेसिकली बड़े कई सारे शिक्षकों, उद्यमियों और बाकी महिलाओं वगैरह को प्रशिक्षण देंगे, बस बात खत्म। इतना सारा इसका मेन इसका कंक्लूजन है। लेकिन नहीं, आप लोग तो बहुत पढ़ते हो, और बहुत पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, ये मोटी मोटी किताब एकदम से, ये किताब लिया, फला वाली मैगजीन, ढिमका वाली मैगजीन, इनकी वाली, उनकी वाली, कुछ नहीं कर पाते हो। इसलिए मैं कहता हूं लिमिटेड पढ़िए, मैक्सिमम टाइम उसका रिवीजन करिए, वही आपके लिए सबसे बड़ा आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है मेरी इस बात को, और जो मैं टास्क देता हूं उसको जरूर करना। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सोचना, यदि आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं, जो कि आपके पीसीएस के लिए क्या है, बहुत जरूरी, पीसीएस आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है, उसके लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। दिवाकर सर ने वीडियो से बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो आराम से उस पर क्वेरी कर सकते हैं। और इसके लिए डिकोड एग्जाम के जो है चैनल पर मेरा नंबर ऑलरेडी मेंशन है, आप लोग चाहें तो वहां पर मेरा नंबर लेकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्थान के नंबर पर जो इंक्वायरी नंबर है वहां पर आप लोग कॉल करिएगा, बोलिएगा सर से मुझे बात करनी, किससे, हृदयेश मिश्रा सर से बात करनी है, सीधे मेरी बात आपसे वो करा देंगे। ठीक है, क्या देखिएगा मेरे नंबर के द्वारा। चलिए, या वहीं पर आप सीधे मैसेज कर सकते हैं, बाकी तो आप नंबर आपके पास होगा ही। तो ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में 9 नंबर पॉइंट का हो जाएगा आपका, उसका उत्तर बी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक है आपके सामने। लास्ट टॉपिक है भारत और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार की 11वीं जो है वार्ता भी संपन्न हुई है। भारत और यूरोपीय संघ, यानी कि यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं, यूरोपीय यूनियन, ईयू। ठीक है, ये चर्चाओं में रहा है। यूरोपीय संघ के बारे में अक्सर आप लोग जानते होंगे, यूरोपीय संघ जो है आपके लिए जरूरी भी है, यहां से कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आपका टास्क है, ये भी एक टास्क है कि आप लोग यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लीजिएगा। यूरोपीय संघ के बारे में, यूरोपीय संघ, एक बात मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज जो मैं टास्क देता हूं इसको आप लोग प्लीज किया करिए, ये बहुत जरूरी है। इसका फायदा आपको अभी तो नहीं दिखेगा कि यार क्या ही सर देते रहते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी द्वारा बताई गई बातों पर काम किया है, यकीन मानिएगा आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। पीसीएस के एग्जाम में जिन्होंने मेरा काम किया होगा, जो मैं बताता था, आप भले ही वो मुझसे ना कहते हो, लेकिन उनको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न सिर्फ उनको करंट अफेयर्स मेरा मिला होगा, बल्कि इसके साथ साथ में जो है जीएस के बहुत सारे प्रश्न जो है मेरे द्वारा उनको बताए गए होंगे और क्लियर कराए गए होंगे टास्क के रूप में। आपने माना होगा, समझा होगा, तो आप जानते होंगे, नहीं समझते होंगे तो फिर मैं अलग ही बात है। इसलिए फिर से कह रहा हूं, मेरा वीडियो ध्यान से देखा करिए आप लोग। ठीक है, चलिए, और इस वार्ता की जो अध्यक्षता है, यानी कि भारत और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार की 11वीं जो अध्यक्षता है, वार्ता है, ठीक है, वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव कौन है, पीयूष श्रीवास्तव, और भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने की है। वार्ता के दौरान भारत और यूरोपीय संघ ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन और सभी मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण तथा साझा सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति जो है क्या की, अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा 1-2 पॉइंट यहां पर और भी है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता, परस्पर निर्भरता आदि पर जो है यहां पर वार्ता की गई, यानी कि ओवरऑल ह्यूमन राइट्स पर, यानी कि मानवाधिकारों पर बेसिकली विशेष रूप से यहां पर बात की गई है। ठीक है, किसके द्वारा, भारत और यूरोपीय संघ की जो भी 11वें स्तर की जो वार्ता संपन्न हुई है उसमें जो है बात यहां पर की गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग जो है इसको क्या करिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है आपके सामने प्रश्न है कि भारत और यूरोपीय संघ की मानवाधिकार 11वीं वार्ता आयोजित की गई। ठीक है, मानवाधिकार की कर सकते हैं, मानवाधिकार की कर सकते हैं कि 11वीं वार्ता कहां पर आयोजित की गई, लखनऊ में, चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में। बहुत सिंपल सा उत्तर है, नई दिल्ली में। मैंने कई बार कहा है कि अगर कुछ ऐसा विकल्प आपके सामने दिया गया हो और विकल्प में अगर हिंदी क्या कहते हैं नई दिल्ली दिया गया हो, और आपको अगर रिस्क लेना हो कि यार चलो इस पर रिस्क लेते हैं, तुक्का मारते हैं, तो अगर 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, नई दिल्ली वाला ऑप्शन है,
तो अधिकतर चांस में नई दिल्ली वाला आंसर क्या रहेगा आपका सही रहेगा। ये मेरा क्या है पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप भी ऐसा करें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है मोस्टली। चलिए, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आपके सामने प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है भैया, बताओ। बेंगलोर। तो लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर कहां पर है, जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए। इसरो का मुख्यालय कहां पर है और इसरो के अभी नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, जरा बताओ कमेंट करके मुझे तुरंत, ठीक है। चलो, अब आपके सामने प्रश्न है, प्रवासी समस्या क्या है। प्रवासी समस्या बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर यहां पर प्रश्न जो है आपके पूछ लिया जाता है। प्रवासी समस्या पर विस्तार पूर्वक समझाइए या इस पर टिप्पणी लिखिए। यह प्रश्न आप लोग जो है जरूर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और 2024 में जिसको मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से जुड़ना है या जिनको PCS 25 का एग्जाम देना है, वह लोग डिकोड एग्जाम के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो को आप लोग प्लीज देखा करिए। और हाँ, मेरा टारगेट है कि आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। बदलता जो पैटर्न है मैं उस पर करा रहा हूं। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग क्या करिएगा, शेयर करिएगा। यही मेरी क्या है गुरु दक्षिणा है, यही मेरा क्या है आपके लिए सपोर्ट है। तो प्लीज हम लोग जो है मिलेंगे कल और इसी तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठंडी का समय चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी। और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।